एक्शन कंस्ट्रक्शन आपको बताया गया था बतौर सुपर शेयर 9:30 बजे और ये स्टॉक अब 5% ऊपर है, अच्छी तेजी पकड़ी है इसने। अब कुछ ऐसे चुनिंदा ट्रेड्स हैं जहां पर डबल डिजिट रिटर्न्स मिल रहे हैं, जिसमें एक है वेल्सपन कॉर्प जिसमें 50 DMA के ऊपर ये स्टॉक निकला है, और एक स्टॉक है ब्लिस GVS जहां पर आज खरीदारी जोर शोर से देखने को मिल रही है। कुछ और ट्रेड्स आपको बताएंगे, लेकिन हमारे साथ इसमें इम्तियाज कुरैशी साहब जुड़े हैं, उनसे मार्केट्स की अप्रोच जानते हैं। इम्तियाज, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, मार्केट्स पे अप्रोच बताएं, क्या दोबारा से हाईज को रिकॉन्कर कर पाएंगे? तेजी पकड़ेगा बाजार यहाँ पर या फिर बिल्कुल एक रेंज बाउंड सेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग रजत। देखिए, वेरी क्लियर इंडिकेशन है कि जहाँ पे हमने यहाँ पे देखा है कि मार्केट में तकरीबन 8600 से फॉल डाउन आया था 7900, हम उसी फॉल को रिट्रेस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वापस से बिकवाली आएगी ऊपरी स्तर में, बट ये रिकवरी जो हम देख रहे हैं काफ़ी स्लो है। अभी तक कोई एक बड़ी बढ़त या कोई कह सकते हैं एग्रेसिव बाइंग हमने मतलब मार्केट में नहीं देखी, बिकॉज जब तक एग्रेसिव बाइंग मार्केट में नहीं आती, मेरे ख्याल से हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में टर्न अराउंड हो गया। हो सकता है कि ये थोड़ी रिकवरी है, बाद में नेक्स्ट लेग ऑफ डाउनसाइड वापस चालू हो जाएगा। जो रिकवरी है मेरे ख्याल से मैक्सिमम 50% टू 61.8% ऑफ द फॉल का रिट्रेसमेंट हो सकता है, जो कि तकरीबन 8220 से लेके 8330 ये रेंज ऊपरी स्तर में छू सकता है। अच्छा, ठीक है। अब जो कुछ ऐसे ट्रेड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जहां पर तेजी जो है वो बनती हुई नजर आ रही है, उसमें एक है ब्लिस GVS फार्मा। एक तो ये स्टॉक देख के बताएं क्या लगता है तेजी पकड़ेगा? और वेल्सपन कॉर्प तो वैसे ही 14% ऊपर हो गया, लेकिन वेल्सपन कॉर्प पे इंपॉर्टेंट है कि अब ये नए हाईज छूने की कोशिश कर रहा है इमीडिएट स्विंग में। वेल्सपन कॉर्प और ब्लिस GVS पे आपकी राय? देखिए, मैं पहले ब्लिस GVS के ऊपर बात करूंगा। मेरे ख्याल से काफ़ी लॉन्ग टर्म चार्ट इनकी काफ़ी अच्छे इंटैक्ट है, ऊपरी स्तर और भी ज़्यादा देखने मिल सकती है। बट अगर हम डेली चार्ट की अगर बात करते हैं, यहाँ पे जो स्टॉक्स में ब्रेकआउट जो आया था 148.50 पैसा, जो इनके प्रीवियस टॉप थे उनको ब्रेक किया है। स्टॉक कंसिक्यूटिवली 6 ट्रेडिंग सेशन से हायर टॉप हायर बॉटम क्लोजिंग दे रहा है, और आज काफ़ी अच्छी बढ़त है विद वॉल्यूम। सो ये काफ़ी अच्छा एक प्रोग्रेसिव यहाँ पे टेक्निकली बनते हुए नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से 148 के स्टॉप लॉस यहाँ पे बाय कर 140 रुपीज़ के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। थोड़ा सा करेक्शन है तो बाय ऑन डिक्लाइन भी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ऊपरी स्तर में मेरे से 178 के टारगेट हमें 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकता है। दूसरा स्टॉक है वेल्सपन कॉर्प के ऊपर। मेरे ख्याल से आज ये 50 DMA के ऊपर भी स्टॉक जा चुका है, और यहाँ पे जो लेवल्स बने हुए काफ़ी अच्छे यहाँ पे हैं। हमने काफ़ी बड़ी बिकवाली देखी है वेल्सपन में। अगर हम देखेंगे तकरीबन 120 रुपये से स्टॉक्स फॉल डाउन होकर तकरीबन 50 रुपये तक जा चुका है। अब वापस से ये रिकवरी में आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। 62 रुपीज़ जहाँ पे डबल बॉटम बने हुए 62 रुपीज़, वही इनके एक लॉन्ग टर्म या मिड टर्म या शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस होंगे। तो 62 रुपीज़ के स्टॉप लॉस से बाय करिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में 75 रुपीज़ के टारगेट देखने मिले। चलिए, कुछ और ट्रेड्स जिसमें TVS इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये तो 3 सत्रों से अपर सर्किट पे खड़ा है, आज भी यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ नजर आए। अच्छे ट्रेड्स पैन आउट हो रहे हैं TVS इलेक्ट्रॉनिक्स में, वॉल्यूम्स के साथ अच्छे ट्रेडर्स की बाइंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज पेपर स्टॉक्स बहुत एक्टिव है। इम्तियाज, आपके रडार पर है कोई? स्टार पेपर, बिल्ड, ये स्टॉक्स में आज रिटर्न्स बहुत शानदार देखने को मिल रहे हैं। देखिए, बिल्ट ऑलमोस्ट रैली, बट यहाँ पे जो टेक्निकल फेवर कर रहे हैं यहाँ पे स्टार पेपर के ऊपर है। और मैं ये नहीं कहता कि और यहाँ पे बढ़त देखने मिलेगी, बट बहुत काफ़ी अच्छे यहाँ पे एक कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर बना हुआ। फर्स्ट जो यहाँ पे था, जब भी रिकवरी आई थी स्टॉक्स में, फर्स्ट डे ये स्टॉक्स में हाई टॉप क्लोजिंग होती थी और नेक्स्ट डे उसके ऊपर गैप अप हो जाती है। तो मेरे ख्याल से जो जब तक ये गैप फिल्टर नहीं होता, मेरे ख्याल से स्टॉक्स में बढ़त बनते रहेगी। और जो कल के जो बॉटम्स लगे हुए 178, मेरे ख्याल से उसी को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पे, और बढ़त जो होगी तकरीबन 201 202 तक देखने मिल सकती है। बट बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रैटेजी रखेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाता है। चलिए, एक ये स्टॉक देख के बताएं, HCL इन्फोसिस 200 वीकली एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर है, क्या करना चाहिए? आज शुरुआत तो काफ़ी शानदार हुई है इसमें। देखिए रजत, यहाँ पे हमने देखा है कि कल के सेशन में हमने IT सेक्टर्स में बिकवाली देखी। मॉर्निंग में थोड़ा सा यहाँ पे कूल ऑफ होते हुए देखा है, बट पूरे IT पैक को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म। जो भी न्यूज़ फ्लो है और जो हिसाब से डॉलर इंडेक्स चल रहा है, मेरे ख्याल से IT सेक्टर्स यहाँ पे जो करेक्शन था उनके करेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, और जो करेक्शन थे उनके रिट्रेसमेंट देखने मिलेंगे। IT पैक्स में काफ़ी ज़्यादा, अगर हाई बीटा स्टॉक्स की बात करें तो इन्फोसिस, TCS, विप्रो सब में मुझे बाय नज़र आ रहा है। उसमें मिड कैप में HCL इन्फोसिस में काफ़ी अच्छा यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। 4830 जो इनके डबल टॉप थे वो ब्रेक हो चुके हैं, यहाँ पे क्लोजिंग आ चुका है उसके ऊपर, और उसी को स्टॉप लॉस लगाइए 48 रुपीज़ को। और ऊपरी स्तर में मेरे ख्याल से टारगेट यहाँ पे बन के जो आएगा तकरीबन 58 रुपीज़ तक के लिए। इम्तियाज, अब ये सेक्टर देखिए, और ये ह्यूजली अंडर परफॉर्म करने वाला सेक्टर वो है लॉजिस्टिक्स। इसमें आपसे मैं 3 ट्रेड्स पूछूंगा, एक तो गति, एक स्नोमैन लॉजिस्टिक्स और एक पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स। इन तीनों के ही चार्ट्स देख के बताएं क्या ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के चांसेस बनते चले जा रहे हैं?
देखिए इन तीनों में से अगर वेटेज दूँ तो मुझे पटेल इंजीनियरिंग के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वेटेज नज़र आ रहा है। और जो हिसाब से यहाँ पे स्टॉक्स में फॉर्मेशन है मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा यहाँ पे टेक्निकली प्रूवन हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे तकरीबन स्टॉक्स में जो बॉटम्स बने थे वो इंटैक्ट है। तो मैं तीनों में से खाली पटेल इंटीग्रेटल को यहाँ पे वेटेज दूंगा, जहाँ पे मेरे ख्याल से हो सकता है कि टर्न अराउंड हो सकता है। बिकॉज आज जितने भी लॉजिस्टिक कंपनी है सब में 4 से 5 या उससे भी ज़्यादा परसेंटेज वाइज बढ़त देखी है। वॉल्यूम ग्रो होते हुए नजर आया, वॉल्यूम थोड़ा सा ग्रो हुआ है, बट अगर हम लास्ट 10 डेज के एवरेजेस देखें वॉल्यूम के तो वो हिसाब से उतना ग्रो नहीं हुआ। बट मेरे ख्याल से पटेल लॉजिस्टिक्स या पटेल इंटीग्रेशन में मेरे ख्याल से यहाँ पे तकरीबन और 9 to 10% की यहाँ पे बढ़त देखने मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। बहुत समय बाद मैं इसलिए चूज कर रहा था क्योंकि कंसिस्टेंट बाइंग जो है, चाहे स्नोमैन बात करें या फिर आप गति बात करें या फिर पटेल इंटीग्रेटेड, पिछले कुछ दिनों से अगर आप इनका ट्रेडिंग पैटर्न देखेंगे तो सस्टेनेबल बाइंग नजर आ रही है। अगर ये एग्जैजरेट हो गई तो बहुत स्ट्रांगली स्पाइक्स नजर आएंगे इन सभी स्टॉक्स को। इनको अपने रडार पर रखें। लेकिन कुछ ऐसी स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम और अब फंडामेंटल नजरिया जानते हैं। ब्रोकिंग हाउस के रडार पर कौन सा शेयर है? सुमित मेरे सहयोगी में सब मौजूद है। सुमित बताएं ब्रोकिंग हाउसेस क्या सिलेक्ट कर रहे हैं? शुक्रिया रजत। जो कंपनी चुनी गई है वो है सुप्रीम इंफ्रा। कंपनी के साथ थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़रूर देखने को मिला हाल फिलहाल में, चाहे कंपनी की हायर डेट को लेकर हो या फिर गिरते फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर हो। लेकिन जिन रिपोर्ट्स को रेफर किया जा रहा है उनका मानना है कि सभी नेगेटिव चीज़ें जो वो ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड है शेयर के साथ मौजूदा भाव में, क्योंकि हायर लेवल से शेयर करीब 57% टूट चुका है और अपनी बुक वैल्यू से करीब 75% नीचे आ चुका है। तो एक अच्छे लेवल पर ऑलरेडी आ चुका है। शेयर में काफ़ी करेक्शन देखी जा चुकी है अपनी ऊपरी स्तरों से, और इस करेक्शन के बाद जब चीज़ें हैं वो बहुत हद तक डिस्काउंटेड है, जो भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो इसमें देखने को मिले। इसके अलावा सबसे अहम चीज़ ये भी है कंपनी ने कि जो ऑर्डर बुक है वो करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की है, जो कि कंपनी की करीब 2 से 3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी को क्लियर कर देता है। इसके अलावा कंपनी के बीओटी बिजनेस जो है, यानी कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बिजनेस जो है, उसको कंपनी बेचने की योजना बना रही है और उसको बेचकर जो पैसा आएगा उससे कर्ज भुगतान के लिए भी फर्दर उस रकम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक और अहम कदम कंपनी की तरफ से उठता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा वैल्यू वाइज अगर देखें तो शेयर की बुक वैल्यू से यानी 200-250 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू, 268 रुपये की बुक वैल्यू कंसोलिडेटेड बेसिस पर और स्टैंड लोन बेसिस पे भी करीब 245-50 रुपये बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू से भी ये शेयर करीब 70 से 75% नीचे कामकाज कर रहा है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के अंदर कामकाज शुरू किया है और कंपनी इंडिविजुअली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के कई ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि 2 क्वार्टर पहले देखे तो करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर कंपनी को मिले थे। तो इस तरह के ऑर्डर इन्फ्लोस कंपनी को देखने को मिल रहे हैं। ये माना जा रहा है कि यहाँ से एक अच्छे अपसाइड शायद खुलते हुए दिखाई पड़े। आनंद राठी की रिपोर्ट को रेफर किया गया करीब 150 रुपये के टारगेट्स के लिए, यानी कि यहाँ से रफली दोगुने होने की उम्मीद के आधार पर खरीदारी चलने की राय दी जा रही है। चलिए, सुप्रीम इंफ्रा ये बता दूं आपको 2016 के निचले स्तर पे कामकाज कर रहा है, पर कभी कभी ऐसे ही मौके मिलते हैं बाजार पर जहां पर वैल्यू आकर्षक होती है। ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाए तो उन तरह से खरीदारी बहुत स्ट्रांगली बढ़ती हुई नजर आती है। आप सुप्रीम इंफ्रा को अपने रडार पर रखें। 3.5% आज के सत्र में तेज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फंडामेंटली फेयर वैल्यू बहुत ऊपर, यानी कि 150 के आसपास कई ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स कहती हैं। इम्तियाज, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए यहाँ पे NBFC स्टॉक्स के ऊपर मैं यहाँ पे दाव लगाना चाहूँगा, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। हमने देखा यहाँ पे कि ऑलमोस्ट स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी यहाँ पे बढ़त देखी है और बढ़त के बाद यहाँ पे फॉल डाउन देखा है। फॉल डाउन होने के बाद वापस से उन फॉल डाउन का रिट्रेसमेंट है। बेस्ट पार्ट ये है कि इनके तकरीबन 752 पे काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से वो यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए नजर आएगा, तो यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। यहाँ पे लास्ट 2 दिन पहले यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसी को यहाँ पे स्टॉप लॉस लाएंगे। 712 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं हम और ऊपरी स्तर में 818 तक के टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं। बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, बट मेरे ख्याल से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस से काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिनों में। चलिए, तो बात हुई कुछ छोटे बचौले स्टॉक्स के, लेकिन सीमेंट पैक पे क्या किया जाए आज? ACC, अंबुजा, अल्ट्राटेक, बड़े स्टॉक्स, क्या इनमें कुछ मूव नजर आता है आपको इंट्राडे पर्सपेक्टिव से या फिर 1-2 दिन की ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से? देखिए ट्रेंड तो नेगेटिव है एंटायर सीमेंट पैक पे, बट हो सकता है यहाँ के थोड़ी सी जो फॉल डाउन है उनकी रिकवरी देखने मिलेगी। देखिए रजत जी, जितने भी फॉल डाउन आए हैं यहाँ पे और जितने भी यहाँ पे मार्केट में जो हमने 6 से 7 दिन जो बड़ी हैवी बिकवाली देखी है, उन सभी स्टॉक्स के यहाँ पे रिट्रेसमेंट ही होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई फ्रेश बाइंग नहीं है। जो शॉर्ट्स है वो शॉर्ट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो थोड़ी सी बढ़त आ रही है। बट एंटायर हम ये नहीं कह सकते पूरा टर्न अराउंड हो जाएगा यहाँ पे स्टॉक्स में और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। डिफिकल्ट है, बिकॉज जो दिक्कतें हैं, और जैसे ये दिसंबर महीना है जो पूरा इवेंट फ्लो महीना है, हम RBI फ्लो देखेंगे, फिर उसका फेड का आएगा और धीरे धीरे फिर लास्ट में ऑलमोस्ट FIs जब हॉलीडेज पे चले जाएंगे, उनकी जो ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, तो ये पूरा काउंटर ड्राई हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा मोमेंट हम यहाँ पे देख नहीं सकते। हो सकता है कि 1 से 2% की और तेजी देखे सीमेंट सेक्टर्स में, बट ओवरऑल ऑन हायर लेवल सेल ऑन रैलीज रखना चाहिए।
अच्छा, फिर ये बताएं, आज जो ये टायर स्टॉक्स एक्टिव हो गए हैं, C8, अपोलो टायर्स, JK, क्या यहाँ पर कुछ ट्रेड अभी और तेज होंगे या फिर ये टॉपिंग आउट है यहाँ पर? अब ये दिस इज द लास्ट लेग जहाँ पर ये कामकाज कर रहे हैं? मेरे ख्याल से टायर सेक्टर्स में अगर मैं पूरे सेक्टर्स में अगर मेरे को पिक करना है तो मैं अपोलो टायर को पिक करूंगा। यहाँ पे टेक्निकली काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन है, डीप करेक्शन हो चुका है, 235 से स्टॉक्स 173 तक करेक्शन हो चुका है, अब यहाँ से बढ़त वापस से चालू हो रही है। और तकरीबन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म अगर मेरा होराइजन है या मैं तकरीबन मेरे 6 से 8 महीने के अगर मुझे पोजिशन क्रिएट करना है तो मैं 167 रुपीज़ के स्टॉप लॉस को लगा के होल्ड करूँगा। और ऊपरी स्तर में मुझे एक्सपेक्टेड है कि शायद से ये स्टॉक्स 250 230 ये रेंज छू जाए। चलिए, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि अब ये दिसंबर सीरीज कैसे पैन आउट होती नजर आएगी, कौन से सेक्टर्स चलेंगे, दिसंबर सीरीज पे पास्ट ट्रेंड क्या कहता है और कैसी रह सकती है ये सीरीज, ये बताने के लिए अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। अंचल, बताएं आमतौर पर दिसंबर सीरीज कैसी रहती है? शुक्रिया राजा। देखिए, इस बार दिसंबर के लिए काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं, इंटरनेशनल ट्रिगर्स बहुत सारे हैं इस बार सीरीज में और डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी काफ़ी सारे हैं। सबसे पहले बड़े ट्रिगर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, शुरुआत हुई है दिसंबर सीरीज की, शुरुआत होती है ओपेक की बैठक है आज, और इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट साफ तौर पर देखने को मिलेगा दिसंबर सीरीज के दौरान। बेसिकली बैठक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, 8 साल में पहली बारी इस बारी फैसला लिया जा सकता है उत्पादन घटाने को लेकर। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली जो क्रूड मार्केट है, जो क्रूड प्राइसेस है, उन पे एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से उलट फैसला आएगा उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड मार्केट्स आता हुआ दिखेगा। दूसरा बड़ा ट्रिगर रहेगा, वो रहेगा 4 दिसंबर को इटली में रेफरेंडम है, जनमत संग्रह है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए ऑलरेडी यूरोप में हम देख रहे हैं यूके के ब्रेक्जिट के बाद काफ़ी सारे छोटे स्टेट्स हैं जहाँ पे एग्जिट की बात चल रही है। और इटली का रेफरेंडम टेक्निकली एग्जिट के लिए नहीं, वो रिफॉर्म्स पर है, लेकिन हाँ पूरी EU की जो स्टेबलाइजेशन स्थिति है उसको डिसाइड करता हुआ दिखेगा। बेसिकली PM ने जो रिफॉर्म पैकेज प्रपोज किया उसके ऊपर जनमत संग्रह होगा इटली में, तो काफ़ी क्रिटिकल रहेगा वहाँ से क्या फैसला आता है 4 दिसंबर के दिन। साथ ही साथ RBI पॉलिसी है 7 दिसंबर को, नोटबंदी के बाद ये पहली पॉलिसी क्रेडिट पॉलिसी है, काफ़ी क्रिटिकल रहेगी, क्या यहाँ से दरें घटाई जाएंगी कि नहीं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ECB बैठक है 8 दिसंबर को, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मार्च 2017 में जो बॉन्ड बाइंग पैकेज चल रहा था ECB का वो खत्म हो जाएगा। और इस बैठक में, दिसंबर बैठक में फैसला लिया जाएगा क्या ये बॉन्ड बाइंग पैकेज को आगे कंटिन्यू करें या फिर अब रोक दें, मार्च 2017 पे रोक दें। तो काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगी वर्ल्ड मार्केट्स के लिए अगर बॉन्ड बाइंग पैकेज बंद कर दिया जाता है, तो डेफिनेटली एक डेंट आता हुआ दिखेगा अक्रॉस द ग्लोब। इसके अलावा सरकार को GST पास कराना ज़रूरी है क्योंकि अगर GST बिल पास नहीं होता है तो जो इम्प्लीमेंटेशन था 1 अप्रैल 2017 वो डेट आगे टलती हुई दिखेगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं 16 दिसंबर से पहले GST कानून पास होना बेहद ज़रूरी हो जाएगा पार्लियामेंट सेशन में। और पांचवा जो सबसे बड़ा इवेंट रहेगा वो रहेगा FOMC की बैठक। इस बार FOMC की बैठक 13 से 14 दिसंबर के बीच में है। दरें बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बज़ ये है कि इस बारी दरें फिर से 0.25% की रेंज में बढ़ती हुई दिखेंगी और 0.25 से 0.5% से बढ़ाकर 0.5 to 0.75% कर दी जाएगी। तो ये वो 5 बड़े ट्रिगर्स हैं जो कहीं ना कहीं थ्रू आउट दिसंबर सीरीज ग्लोबल मार्केट्स पे इम्पैक्ट डालेंगे। लेकिन इसके अलावा रजत कई सारे डोमेस्टिक इवेंट्स भी हैं। आपके नवंबर ऑटो सेल्स आंकड़े आएंगे, साथ ही साथ जो GST काउंसिल बैठक है 2 और 3 दिसंबर को, वो काफ़ी क्रिटिकल रहेगी कि प्रोडक्ट वाइज क्या GST दर तय होती है, उस पर क्लैरिटी आती हुई दिखेगी। साथ ही साथ अक्टूबर IIP डेटा आएगा 11 दिसंबर को और इन्फ्लेशन CPI और WPI महंगाई आंकड़े नवंबर के, ये भी 14 दिसंबर को जारी होंगे। और इन सभी ट्रिगर्स के चलते कहीं ना कहीं इस बार दिसंबर सीरीज काफ़ी पावर पैक्ट रहेगी। चलिए, बहुत ज़्यादा मैक्रो डेटा आने वाला है, ग्लोबल इवेंट्स हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो अंचल ने बताया ये दिसंबर सीरीज पे हावी रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब इस शो की शुरुआत में मैंने आपको एक खबर बताई थी जिसमें ASL मैक्सिस डील का मामला था और उस पर जो सुनवाई है वो 19 दिसंबर को होगी, जिसपे कोर्ट फैसला सुनाएगा। इस पर बात करने के लिए संतोष मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। संतोष, बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? कोर्ट में अब अगली सुनवाई 19 दिसंबर की होगी। जी हाँ, देखिए आज ही चार्जेस फ्रेम होने पर ऑर्डर आना था और बेल के ऊपर भी ऑर्डर आना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि ऑर्डर तैयार नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अब ये ऑर्डर 19 दिसंबर को सुनाया जाएगा। एयरसेल मैक्सिस के ऊपर दयानिधि मारन जो कि पूर्व टेलीकॉम मंत्री हैं वो आरोपी हैं, उनके साथ कलानिधि मारन भी आरोपी हैं और कलानिधि मारन की वाइफ कावेरी मारन भी आरोपी हैं। इनके साथ ही 6 और भी लोग हैं। कुल मिलाकर जो आरोप हैं दयानिधि के ऊपर लगे हैं
वो काफ़ी संगीन आरोप थे, क्योंकि टेलीकॉम मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने इस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया। साथ ही चेन्नई बेस्ड टेलीकॉम प्रमोटर सी शिवशंकरन को प्रेशराइज किया कि वो एयरसेल में जो उनका स्टेक था वो मलेशियन कंपनी मैक्सिस को बेचे, और साथ ही सी शिवशंकरन का 2 और कंपनियों में सब्सिडियरी जो थी उसकी उसमें स्टेक था, उनको बेचने के लिए प्रेशराइज किया। ये आरोप सीबीआई ने लगाए थे। और साथ ही इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो आरोप लगाए थे उसमें कलानिधि मारन के साथ साथ जो कावेरी मारान हैं उनके ऊपर पीएमएलए के तहत भी मामला दर्ज किया था और काफ़ी एविडेंस इस पर इकट्ठा किया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। अब पूरे मामले की सुनवाई दोनों तरफ से हो गई। आज ऑर्डर आना था, लेकिन ऑर्डर क्योंकि बहुत लंबा था, पेचीदा था, कई मामले साथ जोड़ने थे, इस वजह से अब ये 19 दिसंबर को अब ऑर्डर आएगा। चलिए ठीक है, 19 दिसंबर को अब ये जो है इस पे फैसला आएगा और उस पर आपको अपडेट देंगे।